आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि हमें लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब खुद ही सब कुछ सीख रहा है और उसको अब इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, और आम धारणा यही बन चुकी है टेक की दुनिया में। सही कहा। पर आज हम जिस सोर्स का विश्लेषण कर रहे हैं ना, जो 28 अप्रैल 2026 को पाई नेटवर्क ने पब्लिश किया था, वो इस पूरी धारणा को एकदम पलट देता है। एकदम पलट देता है, क्योंकि देखिए इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। मतलब हम यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबल वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं। हाँ, और वो आंकड़ा छोटा नहीं है। 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा वेरीफाइड इंसानों ने एआई के लिए करीब 52 करोड़ 7 लाख यानी 526 मिलियन टास्क्स पूरे किए हैं। 526 मिलियन टास्क्स, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन यही समझना है कि एआई के इस इतने एडवांस्ड दौर में इंसानों की ज़रूरत कम होने के बजाय इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है, और इतने बड़े पैमाने पर दुनिया भर में फैले लोगों से काम करवाकर उन्हें पेमेंट देना व्यावहारिक रूप से आखिर काम कैसे करता है। इस पूरे दृश्य में सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगती है कि एआई का विकास अब केवल सिलिकॉन चिप्स या सर्वर्स की क्षमता पर निर्भर नहीं रह गया है। अच्छा। हाँ, जब हम 52 करोड़ से ज्यादा टास्क्स की बात करते हैं तो ये कोई आम डेटा प्रोसेसिंग नहीं है। ये जैसे हम ह्यूमन इन द लूप कहते हैं ना, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब जहाँ इंसान और मशीन दोनों मिलकर काम करते हैं। एकदम सही। देखिए, जब तक एक इंसान मशीन को ये नहीं बताता कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या प्रासंगिक है, तब तक दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर एक सुरक्षित और उपयोगी एआई मॉडल नहीं बना सकता। ये काफी दिलचस्प पॉइंट है, क्योंकि अक्सर लोग ये मानते हैं कि अगर हम कंप्यूटर की पावर बढ़ा दें, जिसे हम कंप्यूट कहते हैं, तो एआई तो बस खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। वही तो लेख भी यही स्पष्ट करता है कि सिर्फ कंप्यूट बढ़ाना काफी नहीं है। आउटपुट की क्वालिटी ठीक करने के लिए इंसानी दखल अब एक मजबूरी बन चुका है। वैसे सोर्स में एक कॉन्सेप्ट का जिक्र है जिसे रिवॉर्ड हैकिंग कहा गया है। हाँ, रिवॉर्ड हैकिंग। ये आखिर है क्या? मतलब अगर मशीन इतनी ही स्मार्ट है तो वो अपने लक्ष्य से भटक कैसे सकती है? यही तो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। मशीन के पास स्मार्टनेस तो है, पर उसके पास ना कोई कॉमन सेंस या इंसानी नैतिक समझ नहीं होती। जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं वो सिर्फ उन्हीं चीजों को ऑप्टिमाइज करते हैं जिन्हें मैथ के हिसाब से नापना आसान होता है, जैसे प्रॉक्सी कहा जाता है, राइट? बिल्कुल। तो रिवॉर्ड हैकिंग तब होती है जब एक एआई मॉडल किसी काम को पूरा करने का एक ऐसा शॉर्टकट ढूंढ लेता है जो टेक्निकल तौर पर तो लक्ष्य पूरा करता है, पर उस काम के असली मकसद को ही खत्म कर देता है। मतलब एक तरह से मशीन चीट करने लगती है। आप वैसा कह सकती हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक एआई से चलने वाले रोबोट को एक कमरा साफ करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है। और उसको तब रिवॉर्ड या पॉइंट्स मिलते हैं जब फर्श पर कोई कचरा नजर नहीं आता। अच्छा, तो उसको बस फर्श साफ दिखाना है। हाँ, अब वो रोबोट क्या कर सकता है? वो सारा कचरा उठाकर कालीन के नीचे छिपा सकता है। एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसने अपना काम 100% सही किया, उसको पूरा रिवॉर्ड मिल गया। अरे बाप रे, पर इंसान की नजर में तो वो काम पूरी तरह से गलत है। वही ना, मशीन को असली इंसानी प्राथमिकताओं की जटिलता समझ नहीं आती, और यहीं पर इंसान की जरूरत पड़ती है जो उस मॉडल को बता सके कि देखो, कचरे को कालीन के नीचे छिपाना सफाई नहीं होती। समझ गई। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना, जैसे हमने एक सुपर फास्ट ऑटो पायलट कार डिजाइन कर दी है। सही एनालॉजी है। मतलब कार का इंजन बेहतरीन है, उसको स्पीड के सारे रूल्स पता है और जीपीएस के सहारे वो रास्ता भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन जब वो कार सड़क पर चल रही है और अचानक कोई ट्रैफिक पुलिस वाला अपने हाथ के इशारे से उसको रोकने या मुड़ने को कहे, तो वो मशीन उस इशारे को कैसे समझेगी? बिल्कुल। उन अनकहे नियमों और इंसानी हावभाव को समझने के लिए उस तेज रफ्तार कार के सिस्टम में किसी सतर्क इंसान का अनुभव फीड होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है चुनौती सिर्फ हावभाव तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि लेख एआई कंपनियों के सामने खड़ी 3 बड़ी चुनौतियों का विश्लेषण करता है: स्केल, प्रामाणिकता और लागत। देखिए, जब हम स्केल या पैमाने की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि एआई का भविष्य सिर्फ उन चैटबॉट्स तक सीमित नहीं रहने वाला जिनसे हम बात करते हैं। एआई का अगला बड़ा कदम रोबोटिक्स और फिजिकल एआई है। मतलब जो असल दुनिया में चलता फिरता है। हाँ, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उन्हें तो इंटरनेट के टेक्स्ट डेटा से ट्रेन कर लिया गया, लेकिन रोबोटिक्स को इस भौतिक दुनिया के डेटा की जरूरत होती है।
जैसे किसी नाजुक ग्लास को कैसे उठाता है या किसी भीड़ वाले कमरे में कैसे चलता है। बिल्कुल, दरवाजा कैसे खोलता है, ये सब डेटा इंटरनेट पर तो टेक्स्ट के रूप में मिलेगा नहीं। इसका मतलब है कि ये डेटा अलग से तैयार करवाना पड़ता है, और वो भी बहुत बड़े पैमाने पर। और उनके फैसलों से ही आ सकता है। पर जब कंपनियों को ये डेटा लाखों की संख्या में चाहिए होता है, तो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती आती है प्रामाणिकता या ऑथेंटिसिटी। हाँ, क्योंकि स्केल का कोई फायदा नहीं अगर डेटा देने वाले लोग असली ना हो। वही तो, अगर एआई को ट्रेन करने वाले नेटवर्क में बॉट्स या फर्जी अकाउंट्स घुस जाएं, तो पूरा एआई मॉडल ही खराब हो जाएगा, जिसे हम डेटा साइंस की भाषा में गार्बेज इन गार्बेज आउट कहते हैं। तो यहाँ आकर ना स्थिति सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मतलब कंपनियों को लाखों इंसान चाहिए, पर वो सभी असली होने चाहिए। और फिर तीसरी चुनौती है कॉस्ट, यानी लागत। हाँ, लागत का मुद्दा बहुत बड़ा है। मान लीजिए किसी तरह दुनिया भर से 10 लाख असली इंसान मिल भी गए जो डेटा देने को तैयार है, लेकिन जब उन्हें डॉलर, यूरो या रुपए जैसी ट्रेडिशनल फिएट करेंसीज में पेमेंट करने की बारी आएगी, तो पूरा सिस्टम ही चरमरा जाएगा। इतने बड़े पैमाने पर छोटे छोटे टास्क को ट्रैक करना और पैसे भेजना अपने आप में एक नाइटमेयर है। एकदम सही पकड़ा आपने। तो आखिर सवाल ये उठता है कि अगर एआई का पूरा सिस्टम बिना इन लाखों इंसानों के आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो कोई भी कंपनी ह्यूमन बॉटलनेक को पार कैसे करेगी? इतने सारे प्रामाणिक और असली इंसान एक साथ आएंगे कहां से? और इस सवाल का जवाब पाई नेटवर्क लेकर आता है, जो इस पूरी समस्या को एक नए दृष्टिकोण से हल करता है। पाई नेटवर्क ने एक KYC वेरीफाइड यानी पहचान प्रमाणित इंसानी वर्कफोर्स का निर्माण किया है, और ये कोई छोटी मोटी पहल नहीं है। हाँ, आंकड़े तो यही बताते हैं। जब सोर्स में 10 लाख लोगों द्वारा 52 करोड़ टास्क्स पूरे करने का आंकड़ा आता है, तो उसके पीछे एक बहुत ही मजबूत डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। इस सिस्टम ने 200 से ज्यादा देशों में करीब 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों का KYC वेरिफिकेशन पूरा किया है। 1 करोड़ 80 लाख, ये तो वाकई बहुत बड़ा नंबर है। पर जब हम 52 करोड़ टास्क और लाखों लोगों की बात करते हैं, तो दिमाग तुरंत उन इंटरनेट क्लिक फार्म्स की तरफ चला जाता है। हाँ, लोगों को अक्सर ये डाउट होता है। हम सबने सुना है कि ऐसी जगहें होती हैं जहां हजारों फोन एक साथ रखे होते हैं और बॉट्स या कुछ लोग बस लगातार बिना सोचे स्क्रीन पर टैप करते रहते हैं। अगर एआई डिजाइन करने जैसे गंभीर काम की बात हो रही है, तो ये कैसे पक्का होता है कि ये काम हाई क्वालिटी का है? ये बॉट्स का कचरा डेटा क्यों नहीं है? ये डाउट आना बहुत लाजमी है, और इसी शक को दूर करने के लिए पाई का जो नेटिव KYC सिस्टम है ना, वो एक गेम चेंजर बन जाता है। KYC यानी नो योर कस्टमर। यहाँ कोई आम साइन अप प्रोसेस नहीं है। तो इसमें क्या अलग है? यहाँ हर एक अकाउंट के पीछे एक असली इंसान खड़ा है, जिसके पास सरकार द्वारा दिया गया पहचान पत्र है। क्लिक फार्म्स का जो पूरा धंधा है, वो गुमनामी और सस्ते ऑटोमेशन पर चलता है। पर जब सिस्टम में आने के लिए हर किसी को अपनी असली आइडेंटिटी साबित करनी पड़े, तो क्लिक फार्म वालों का आर्थिक गणित ही बिगड़ जाता है। अच्छा, मतलब बॉट्स के लिए लाखों असली आईडी लाना लगभग असंभव है। बिल्कुल असंभव है। इसलिए पाई नेटवर्क का डेटा सिर्फ विशाल ही नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा प्रामाणिक है। एआई कंपनियों के लिए तो ये किसी सोने की खान जैसा है। उन्हें कंप्लायंस यानी अनुपालन की चिंता ही नहीं करनी पड़ती। उन्हें पता होता है कि स्क्रीन के उस तरफ जो भी बैठा है वो असली दिमाग लगा रहा है, ना कि कोई स्क्रिप्ट चल रही है। एकदम सही। और इस वर्कफोर्स के दुनिया भर में फैले होने का एक और बहुत बड़ा असर होता है। सोर्स इस बात पर बड़ा जोर देता है कि 200 देशों में फैले होने की वजह से ये नेटवर्क लोकलाइजेशन या स्थानीयकरण में सबसे आगे है। लोकलाइजेशन। अगर इसको थोड़ा डीपली समझें, तो एक सिलिकॉन वैली में बैठा इंजीनियर चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो ये डिजाइन नहीं कर सकता कि इंडिया के किसी छोटे शहर में या अफ्रीका के किसी गांव में लोग एआई से कैसे बात करेंगे। सही बात है। वहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं, वहाँ का स्लैंग, और सबसे जरूरी बात, वहाँ का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। हाँ, किसी एक शब्द का मतलब एक देश में बहुत नॉर्मल हो सकता है, पर दूसरे देश में वही शब्द अपमानजनक हो सकता है। एआई को इन बारीकियों को सिखाने के लिए वहीं के लोग चाहिए जो उस समाज का हिस्सा हों। तो और ये एआई को सिर्फ स्मार्ट बनाने की बात नहीं है, ये उसे प्रासंगिक बनाने की प्रक्रिया है। अगर कोई मॉडल किसी भाषा के व्यंग या सार्काज्म को नहीं समझ पाता, तो असली दुनिया में वो जल्दी फेल हो जाएगा। पी नेटवर्क ने जो बनाया है, वो सिर्फ मजदूरों की भीड़ नहीं है। तो और क्या है? सोर्स के अनुसार ये एक ह्यूमन कोऑर्डिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये एक ऐसा ढांचा है जो मशीन के दिमाग और इंसान की सांस्कृतिक समझ को आपस में जोड़ता है। ह्यूमन कोऑर्डिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये टर्म्स काफी हेवी हैं, पर इनका मतलब बहुत गहरा है।
लेकिन चलिए अब उस सबसे बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर आते हैं जो मुझे लगता है इस पूरे सिस्टम की जान है। पेमेंट वाली प्रॉब्लम। हाँ, मान लीजिए डेटा मिल गया। ब्राजील, नाइजीरिया, फिलीपींस और इंडिया में बैठे लाखों लोगों ने अपनी अपनी भाषा में एआई को ट्रेन कर दिया। किसी ने 10 टास्क किए, किसी ने 50 किए। अब इन लाखों लोगों को उनके इन छोटे छोटे कामों के लिए आखिर पेमेंट कैसे की जाएगी? यही तो ट्रेडिशनल बैंकिंग इस लेवल के माइक्रो पेमेंट्स के लिए कभी बनाई ही नहीं गई। अगर किसी यूएस कंपनी को इंडिया या ब्राजील में किसी को एक टास्क के लिए 10 सेंट या 5 रुपए भेजने हैं, तो स्विफ्ट नेटवर्क और बिचौलियों की फीस ही उस मेन रकम से कई गुना ज्यादा हो जाएगी। मतलब अगर किसी ने 10 रुपए का काम किया तो उसको भेजने का खर्च 50 रुपए आएगा। एकदम वही स्थिति है। और करेंसी कन्वर्जन के चार्जेस और कई दिनों का वेट अलग से, ये सब पूरे प्रोसेस को इकोनॉमिकली इम्प्रैक्टिकल बना देता है। यानी काम करवाने से ज्यादा लंबा और महंगा खर्च उस पैसे को पहुंचाने का है। सही पकड़ा। और इस पेमेंट नाइटमेयर को पाई नेटवर्क अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और वॉलेट्स के जरिए हल करता है। क्योंकि ये 10 लाख लोगों की पूरी वर्कफोर्स पहले से ही पाई इकोसिस्टम का हिस्सा है और उनके पास अपने एक्टिव क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, तो पेमेंट का पूरा प्रोसेस ब्लॉकचेन पर आ जाता है, जिसमें कोई बॉर्डर की रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, ना क्रॉस बॉर्डर फीस होती है, ना कोई मिडलमैन। क्रिप्टोग्राफी की वजह से ट्रांजैक्शन डायरेक्ट पीयर टू पीयर होता है। सोर्स तो ये भी हाईलाइट करता है कि ये मैकेनिकल टग जैसे एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म से भी काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है। अच्छा, मैकेनिकल टग से भी सस्ता? हाँ, क्योंकि ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स पर कंपनियों को वर्कर के अलावा प्लेटफॉर्म को भी एक भारी कमीशन देना पड़ता है। ब्लॉकचेन इस पूरे कमीशन और बीच की रुकावटों को हटा देता है। तो ब्लॉकचेन ने पैसे भेजने का ये झंझट तो खत्म कर दिया, लेकिन लेख इसके आगे एक और बहुत ही हैरान करने वाला कॉन्सेप्ट पेश करता है, जिसे पाई लॉन्च पैड कहा गया है। और ये सिर्फ पेमेंट के तरीके को नहीं बदल रहा, ये तो पूरे बिजनेस मॉडल को ही बदल रहा है। हाँ, पाई लॉन्च पैड का एंगल बहुत इंटरेस्टिंग है। कंपनियां इस पर अपना खुद का टोकन भी लॉन्च कर सकती हैं। राइट। अगर मैं इसको एक एनालॉजी से समझाऊं, तो मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़ा अम्यूजमेंट पार्क बनाने में अपना टाइम और एफर्ट दे रहे हैं। आप बता रहे हैं कि कौन सा झूला कहाँ लगेगा, कौन सा रास्ता ठीक रहेगा। और कंपनी आपको नगद पैसे देने के बजाय उसी अम्यूजमेंट पार्क के वीआईपी पासेस और टिकट्स पेमेंट के रूप में दे रही है। अब आप सिर्फ उस पार्क को बनाने वाले बाहरी मजदूर नहीं रह गए, आप उस पार्क के कंज्यूमर भी बन जाएंगे, क्योंकि आप उन टिकट्स को यूज करेंगे। ये एनालॉजी बहुत सटीक है और इसके पीछे का इकोनॉमिक्स समझना बहुत जरूरी है। जब कोई कंपनी पाई लॉन्च पैड के जरिए अपना टोकन लाती है, तो वो टोकन सिर्फ मजदूरी देने का जरिया नहीं होता। वेब3 की दुनिया में लोग अक्सर टोकन्स को सिर्फ स्पेकुलेशन या सट्टेबाजी मानते हैं। हाँ, वो तो होता ही है। पर यहाँ टोकन का एक्चुअल यूज केस है। जब किसी को काम के बदले कंपनी का टोकन मिलता है, तो कंपनी का वो खर्च सिर्फ एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं रहता, वो उनकी यूजर एक्विजिशन और ग्रोथ की स्ट्रेटेजी बन जाता है। मतलब जहां कंपनियां एड कैंपेन्स पर करोड़ों खर्च करती हैं, वहां वो वही पैसा सीधा उन लोगों को दे रही हैं जो उनका सिस्टम बना रहे हैं। बिल्कुल, वो उन वर्कर्स को अपने भविष्य के लॉयल कस्टमर्स में बदल रही हैं। ये एआई और वेब3 के दौर के लिए बनाया गया एक नया बिजनेस मॉडल है, जहां प्रोडक्ट बनाने वाला ही उसका पहला और सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाता है। ये वाकई एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। एआई का विकास सिर्फ टेक को ही नहीं बदल रहा, ये कंपनियों के चलने का ढंग और ग्लोबल इकोनॉमी का रूप भी बदल रहा है। सही बात है। इस पूरे गहन विश्लेषण को अगर हम एक लाइन में समझें, तो जो पिक्चर बनती है वो आम सोच से बिल्कुल उल्टी है। एआई का भविष्य सिर्फ ठंडे सिलिकॉन चिप्स, बड़ी डेटा सेंटर्स या कोड तक सीमित नहीं है। विरोधाभास ये है कि एआई जितना ज्यादा एडवांस्ड होगा, उसे दुनिया भर में फैले असली और स्थानीय समझ रखने वाले इंसानों की उतनी ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और टेक्नोलॉजी हमें इंसानों से दूर नहीं कर रही, बल्कि इंसानी फैसलों की अहमियत को और बढ़ा रही है। पीए नेटवर्क का मॉडल ये दिखाता है कि ब्लॉकचेन की मदद से इस विशाल इंसानी इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्ते और सुरक्षित तरीके से मैनेज किया जा सकता है। जहां ट्रेडिशनल बैंकिंग फेल हो जाती है, वहां ये नया सिस्टम एआई को तेजी दे रहा है। एकदम, ये एक ऐसा तालमेल है जहां इंसान और मशीन एक दूसरे की कमियों को पूरा कर रहे हैं। मशीन के पास स्पीड है और इंसान के पास नैतिकता और समझ। पर इन सब बातों पर ध्यान देने के बाद ना, एक बहुत ही उत्तेजक विचार सामने आता है। कैसा विचार? जरा सोचिए, अगर आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे इन छोटे छोटे इंसानी फैसलों और हमारे रिएक्शंस पर इतनी ज्यादा निर्भर करती है,
तो क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि हमारी रोजमर्रा की हर छोटी डिजिटल गतिविधि एक टास्क बन जाए? एक टास्क जिसकी कीमत हो। बिल्कुल। किसी फोटो को ध्यान से देखना, रास्ते पर चलते हुए किसी मैप को ठीक करना या किसी चैटबॉट की गलती सुधारना। क्या ये सब आने वाले कल में एक ऐसा काम बन जाएगा जिसके लिए हमें लगातार टोकन्स मिलते रहेंगे? ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा हर डिजिटल कदम एक इकोनॉमिक वैल्यू पैदा कर रहा होगा। हाँ, और क्या ये संभव है कि हम सब अनजाने में ही दुनिया के सबसे बड़े एआई कारखाने के वेतनभोगी कर्मचारी बन जाएंगे? और वो ऑटो पायलट कार जिसके बारे में हमें लगता था कि वो खुद चल रही है, शायद उसके असली ड्राइवर हम इंसान ही हैं, बस हमारी ड्राइविंग का तरीका बदल गया है। ये सवाल सच में आने वाले दशकों में हमारी सोसाइटी और इकोनॉमी की दिशा तय करेगा। सही कहा। आज की इस डीप डाइव चर्चा में बस इतना ही। इस सोर्स से मिले आंकड़ों ने सच में भविष्य को देखने का एक नया नजरिया दिया है।